तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यस, वी आर गोइंग टू पे अवर ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के फादर का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी माँ प्रभावती दत्ता थी। उनके जो फादर थे वो लॉयर थे और सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, जिसमें से जो 8 भाई थे, मतलब 7 भाई थे सुभाष चंद्र बोस को लेके और 6 बहनें थी। तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। वैसे तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो एक तरीके से मुझे रिच मान सकते हैं। तो 1902 में उनके 5th बर्थडे पे क्या हुआ कि ये बोला गया कि वो स्कूल जाएंगे, नेक्स्ट डे से वो स्कूल जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी एक्साइटेड थे कि वो नेक्स्ट डे से स्कूल जाएंगे। पूरी रात वो सो नहीं पाए। दूसरे दिन जब स्कूल जाने के लिए जब रिक्शा आया तो ये एकदम रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो दौड़ दौड़ के जा रहे थे और इनका पैर स्लिप किया और ये गिर गए। तो इनको चोट वगैरह लग गई हाथ वगैरह में, तो घुटने वगैरह में चोट वोट लग गई। तो इनके भाई बोले कि देखो, तुम आज तुम्हें चोट लग गई है तो तुम कल से स्कूल चले जाना, आज रहने दो। तो काफ़ी रोए थे वो। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्कूल वगैरह जाने के लिए। फिर उस दिन वो स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन बाद में जब वो स्कूल जाने लगे तो काफ़ी उनको वो परेशान होते थे इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे जब जो स्टडी होती थी वो इनके कल्चर को, मतलब इंडियन कल्चर को प्रेफरेंस ना देके ज़्यादातर इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। उनको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताना, बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना, और इंडियंस को बिल्कुल भी मतलब प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। तो ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 10 से 12 साल की जब उम्र में ये थे तो ये विवेकानंद और रामकृष्ण के बारे में पढ़े, तो इन्हें उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और तब से वो उन्हीं को फॉलो करने लगे, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को। तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। तो काफ़ी रिबेलियस बिहेवियर हो गया था उनका, तो कई बार उनके पेरेंट्स जो थे वो परेशान होते थे इससे। उनके फ्रेंड सर्कल जो था, फ्रेंड ग्रुप जो था, वो गरीबों की हेल्प करता था, उनकी मदद करता था। और बट रिबेलियस नेचर होने की वजह से उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चा बिगड़ रहा है, अभी 10-12 साल की उम्र का लड़का, और साधु सात्विक बातें मतलब चल रही है, अभी खेलने की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो फिर बाद में क्या हुआ कि बेटा सुधर जाए, बिगड़े ना, इसके लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में कलकत्ता भेज दिया सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे कुछ लोग थे जो राजा रजवाड़े से आते थे, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो काफ़ी उनका हाई एटीट्यूड होता था भाई, कि वो हर किसी से बात नहीं करते थे। और कुछ लोग थे वो एकदम बुकवर्म टाइप, एकदम स्टडी बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ ऐसे लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस जैसी आइडियोलॉजी रखते थे। जैसे उस समय क्या होता था कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इन लोग के बहुत ज़्यादा चर्चे होते थे, बिकॉज उस समय ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे कि कैसे इंडिपेंडेंस दिलाया जाए कंट्री को। तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही ग्रेट थे, अरविंद घोष भी बहुत ही ग्रेट थे। तो उनकी बातें और कुछ मतलब स्वामी विवेकानंद जैसी आइडियोलॉजी जो लोग रखते थे, तो ये उनका एक अलग ग्रुप बन गया था। वहाँ रहते हुए भी, कलकत्ता में रहते हुए भी, वो क्या करते थे कि जो फैमिली, वो जाके भीख मांगते थे, और भीख मांग के जो पुअर्स होते थे, गरीब होते थे, उनकी हेल्प करते थे। तो सोचिए कितने ही ग्रेट थे वो। उस टाइम में लोग इतना, मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपनी मतलब
इतने ठाट-बाट में रहने के बाद वो इन सब चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो इतना डेडिकेट नहीं होते काम करने के लिए, अपनी मतलब हाई क्वालिटी का जो मतलब रहन-सहन है उसको छोड़ नहीं पाते हैं वो। बट उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को कंट्री के लिए समर्पित कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है कि सेकंड रैंकर थे ये उस यूनिवर्सिटी के। तो इन्हें स्टूडेंट काउंसिल का हेड चुना गया। तो एक बार क्या होता है कि जो मिस्टर ओ करके एक टीचर होते हैं, वो कॉरिडोर में कुछ बच्चे जा रहे थे, तो वो कुछ उनको नहीं अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया। अब सब रिवोल्ट कर दिए कि भाई ऐसे कैसे आप थप्पड़ मार सकते हैं बिना किसी गलती के। सुभाष चंद्र बोस भी इसके काफ़ी अपोज थे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ओ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बट मिस्टर ओ ने जो है मना कर दिया कि मतलब काफ़ी फेम था उनका, मिस्टर ओ का, मतलब अच्छे टीचर थे, नाम था उनका। तो पहले तो मना किया गया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्राइक कर दिया, बोला कि हम स्ट्राइक कर देंगे अगर आप माफ़ी नहीं मांगते। तो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये काफ़ी मतलब ये न्यूज़ में भी आ गया। तो फिर फाइनली उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये हो गया। बट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, लोग सुधरते तो है नहीं, तो कुछ दिन बाद स्पेशली ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से एक स्टूडेंट को फिर से थप्पड़ मार दिया। अब इस बार वो लोग वापस से, वो लोग ये इसके लिए नहीं गए कि इनको माफ़ी मांगना चाहिए ऐसा वैसा कुछ, उन्होंने उनको ही पीट दिया, मिस्टर ओ को ही पीट दिया। तो अब जो है ये फिर से ये स्टूडेंट काउंसिल के हेड थे सुभाष चंद्र बोस, तो इनको बुलाया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हुआ है सही हुआ है, अच्छा हुआ है। तो ये हुआ कि उनको निकाल दिया गया कॉलेज से। अब ये तो बहुत मतलब बुरी बात थी। बताओ, अगर उस टाइम में इतने हाई मतलब यूनिवर्सिटी से, अगर कॉलेज से अगर आपको निकाल दिया जा रहा है, तो मीन्स आपको फिर एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी कॉलेज में। तो फिर अब जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने हाई अथॉरिटी से अपील की। तो वहाँ पे जब मुखर्जी कमेटी करके बैठक हुई, मुखर्जी कमेटी बनी, तो उसमें इनको बुलाया गया। तो फिर इन्होंने फिर से वही सब बात की, जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन के साथ, बिहेवियर सही नहीं होता है, उन्होंने सब कुछ बताया इसके बारे में। तो बात बनने की जगह और बिगड़ गई। और फिर क्या होता है कि पूरी बात बिगड़ जाती है, इनको रिस्टिकेट कर दिया जाता है, बोलते कि नहीं, ये नहीं पढ़ सकते, इनको रिस्टिकेट कर दिया गया। अब क्या करते, अब ये हुआ कि उनके पेरेंट्स भी बोले, भाई कि तुमने नाक कटा दी, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई हमारी। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी, उस समय उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर फ्यूचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। फिर वो जब आ रहे थे वापस से अपने भाई के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने पिता के साथ, उन्हें मतलब कटक वापस आए, तो वहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उन्होंने मतलब जब एडमिशन लेना था उससे पहले उन्होंने कुछ काम किए, जैसे कि जो गरीब लोग होते थे, जो एक तरीके से वो हाफ डॉक्टर बन गए, जैसे जो गरीब होते थे, बीमार होते थे, वो उनकी हेल्प करते थे। इवन जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती थी, वो उनको भी पूरे कस्टम के साथ, पूरे रिचुअल के साथ उनका बॉडी क्रिमेट करते थे, अनक्लेम्ड बॉडीज़ का। तो उस समय सोचो अनटचेबिलिटी कितनी थी। बट सुभाष चंद्र बोस इन सब चीज़ों से ऊपर थे, और वो बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें, मतलब अपने सोसाइटी को, सोसाइटी को के लिए एकदम से अपने आप को समर्पित कर दिए थे। फिर क्या होता है कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। वहाँ से ये BA MA फ़िलासफ़ी से करते, BA MA करते फ़िलासफ़ी से। और वहाँ पे इंडियन आर्मी की सब्सिडियरी भी होती है, तो वहाँ ट्रेनिंग के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये काफ़ी कुछ सीखते हैं वहाँ से। इसके बाद क्या होता है कि इनके भाई थे शरद चंद्र बोस,
शरत चंद्र बोस थे। तो जो शरत चंद्र बोस थे उन्होंने कहा कि भाई तुम इंग्लैंड जाओ और वहाँ पे तुम आईसीएस की तैयारी करो। आईसीएस क्या होता है? आईसीएस होता है जैसे अभी यहाँ पे आईएएस होता है, सिविल सर्विसेज। तो वहाँ तो आईसीएस होता था तब, और उसका एग्ज़ाम इंग्लैंड जाके देना होता था। उसका एग्ज़ाम यहाँ इंडिया में नहीं होता था, तो इंग्लैंड जाके एग्ज़ाम देना होता था। तो ये उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज में जाके तुम तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और तुम आईसीएस निकालो। तो बोलते कि ठीक है मैं जाऊँगा। फिर इनको भेजते हैं, वहाँ पे जाते हैं वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाके प्रिपरेशन करते हैं और फिर वहाँ पे 6 महीने तैयारी करते हैं जम के एकदम। और 6 महीने के बाद जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम उतना अच्छा हुआ नहीं है, होगा नहीं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। बट फिर क्या होता है कि एक दिन इनके रूप पे कोई लड़का आता है, वो बोलता है कि भाई तुम अपना रिज़ल्ट देखो, तुम सेलेक्टेड हो। तो बोलता है कि नहीं, मैंने देखा, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो कहे भाई तुम टॉपर की लिस्ट में देखो। तो जब वो वहाँ जाके देखे तो उनका वो 4th रैंक थी उनकी। यू कैन इमेजिन, मीन्स इंडिया किसी इंडियन के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो आईसीएस पे मतलब 4th रैंक। और सबसे बड़ी चीज़ कि 6 महीने में इतनी प्रिपरेशन, मतलब 6 महीने के अंदर इतनी अच्छी रैंक लाना। तो 6th रैंक लेके आए। ही वॉज रियली जीनियस, ब्रिलियंट एंड डिलीजेंट ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने करीब 14 से 15 पेज के लेटर जो है वो अपने भाई को भेजे और बोले कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करूँगा। तो हर कोई उनको बोलता कि आप भाई पागल हो गए हो, मीन्स इतनी बेहतरीन जॉब, मीन्स ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम। और उन्होंने वो टॉप लिस्ट में थे, टॉप लिस्ट में उनका मतलब टॉपर्स में उनका नाम था। तो हर कोई बोलता था कि नहीं भाई, तो मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। बट उन्होंने कहा नहीं, देश के लिए कुछ भी। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, आईसीएस को नहीं ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। इसके बाद 1922 से उन्होंने तो एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद को शामिल किया। पॉलिटिक्स में एकदम एक्टिव थे। उस समय क्या हुआ था कि महात्मा गांधी भी 1920 से पहले उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, मतलब जितने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद से हुए। उन्होंने काफ़ी वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी मतलब लोगों को भर्ती करवाया था कि मित्र राष्ट्र की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक तरीके से लड़ने के लिए। फिर इसके बाद 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। बट 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि चौरी चौरा कांड में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिससे 12 इंग्लिशमैन की डेथ हो गई। 22 ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई। और फिर वहाँ पे जब इससे काफ़ी अपसेट हो गए थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। हालांकि ये चीज़ें सुभाष चंद्र बोस को नहीं अच्छी लगी थी। बट एक्चुअली क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और जो महात्मा गांधी थे, उनकी आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सुभाष चंद्र बोस थे कि उनका मतलब था कि कैसे भी करके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है, मतलब एनी हाउ, साम दंड भेद व्हाटएवर इट इज, कुछ भी करके बस इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है। बट जो महात्मा गांधी थे वो थे कि वो नॉन वायलेंस तरीके से ही इंडिया को मूवमेंट मतलब इंडिपेंडेंस दिलाना है। तो ये आइडियोलॉजी में काफ़ी फ़र्क आ जाता था। हालांकि एम उनका एक ही था, तो इसकी वजह से कुछ मतभेद आ जाते थे। बट 1922 से वो काफ़ी एक्टिव थे। फिर उन्होंने स्वराज करके न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। और इसके बाद
उनके मेंटर जो थे वो सी.आर. दास थे और बंगाल कांग्रेस कमेटी के वो लीडर भी बने। तो ऐसी सब कई सारी चीज़ें चल रही थी। वो सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए थे, यू कैन इमेजिन। मतलब 11 बार वो जेल गए थे। 1924 में वो पहली बार जेल गए थे, 1924 में, यस 1924 में वो जेल गए थे। तो उसके बाद उनको ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया था, बीमार पड़ गए थे। और उन्होंने वो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे, जिसके फाउंडर थे सी.आर. दास। हाँ, ओके। तो 1927 में वो रिलीज़ हुए। फिर वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। और नेहरू जी के साथ उन्होंने काम किया और इंडिपेंडेंस दिलाने में मतलब उनकी हेल्प किया, उनके साथ काम किया जवाहरलाल नेहरू के साथ। और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस के लिए उनको फिर से जेल जाना पड़ा था। और 1930 में वो कलकत्ता के मेयर भी बने। फिर इसके बाद 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। उसमें टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। अच्छा, इसी बीच में साइमन कमीशन आया था 1927 में, आई होप यू कैन चेक इट। 1927 में साइमन कमीशन आया था और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था इंडिया में। तो ये होता है कि बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नहीं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो जो नेहरू रिपोर्ट, तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अधिराज्य की मांग की। तो इसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों ने इसका अगेंस्ट किया, प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट किया कि नहीं, ये अधिराज्य नहीं चाहिए हमको, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस समय क्या था कि उन्होंने गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स जो है ना, उन्होंने पार्शियल इंडिपेंडेंस हमें दे दी और बोला कि ठीक है, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़े और मतलब कि 8 से 11, आई एम नॉट कन्फर्म, बट कई जगह इलेक्शन लड़ा और जीते, जहाँ पे सरकार भी बनाई गई। बट उसी समय क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 भी होने वाला था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 भी होने वाला था, करीब 1938 टू 1939। तो वर्ल्ड वॉर शुरू होना था। और दूसरी चीज़ क्या था कि जो महात्मा गांधी थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी आइडियोलॉजी में काफ़ी फ़र्क था। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। 1939 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, तब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा किया। और उन्होंने कहा कि भले पट्टाभी सीतारमैया खड़े हो रहे हैं, बट उनकी जगह से एक तरीके से मैं लड़ रहा हूँ। और यू नो व्हाट, सुभाष चंद्र बोस 1 वोट से जीत गए थे। तो उस समय गांधी जी का थोड़ा मुंह बन गया था, मीन्स उनकी काफ़ी मतलब ये हुआ कि मतलब जितना उनका नाम था महात्मा गांधी का, उस हिसाब से उनको हराना बहुत बड़ी बात थी। और सुभाष चंद्र बोस समझ लीजिए जीत गए थे। तो उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने कि ये मेरी हार है। तो इसके बाद लेकिन क्या हुआ कि जो सुभाष चंद्र मतलब महात्मा गांधी जी के जो मैनवर्स थे, वो काफ़ी मतलब कांग्रेस ने कभी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी वजह से 1839 में उनको रिज़ाइन देना पड़ा। उन्होंने 1839 में रिज़ाइन दिया और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 22 जून 1939 को उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। और इसके बाद उन्हें फिर से जेल हो गया था। तो उन्होंने 11वीं बार जब उन्हें जेल हुआ था, तो 1941 में रात के 1:30 बजे
वो पठान के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करके अफ़गानिस्तान के थ्रू रशिया चले गए, यूएसएसआर। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उस समय तानाशाह जोसेफ स्टालिन थे। तो उन्होंने उन्होंने जो रशिया के थे तानाशाह, उन्होंने एक तरीके से मतलब इंडिया को सपोर्ट तो किया, बट उन्होंने कहा कि इंडिया खुद को गवर्न नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने कहा। बट फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हेल्प किया। फिर उसके बाद वो जर्मनी गए, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, और जर्मनी में उस समय हिटलर ही था। तो और स्टार्टिंग में हिटलर जो हिटलर था वो आधी यूरोप पे उसने कब्जा कर लिया था जर्मनी ने, तो काफ़ी अच्छा कर रहा था उस समय। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ऐसी रणनीति अपनाए थे। जब वो उन्होंने आईसीएस टॉप किया था, समझ लीजिए उन्होंने पूरा इंडिया का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि कैसे इंडिया की पुलिस होगी, कॉइन्स होंगे, क्या होगा, सब कुछ उन्होंने इंडिया का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। अगर सच में वो होते पीएम, तो कुछ शायद और हिस्ट्री होती अपने कंट्री की। बट व्हाट कैन वी डू, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर इसके बाद वो जर्मनी गए थे, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। जर्मनी जाने के बाद जब हिटलर ने भी मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया उतना, बट बाद में सपोर्ट किया। और जितने प्रिजनर ऑफ वॉर थे, प्रिजनर ऑफ वॉर मीन्स जब जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो जो इंडिया की तरफ से जो लोग थे लड़ने जाते थे, उनको जब प्रिजन बना लिया गया था जर्मनी में, जो प्रिजनर थे उनको छुड़वा के उन्होंने उनको रेडी किया कि इंडियन आर्मी की तरफ से तुम जो है लड़ो, और हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। जर्मनी ने तो जो साथ दिया, बट जापान ने एक छोटे भाई की तरह उनको ट्रीट किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्हें, बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बट वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, तो उस समय नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया, न्यूक्लियर बम गिरा दिया था, तो जापान पूरा घुटनों में आ गया था। काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई थी जापान की, और वर्ल्ड वॉर 2 भी हार ही गए, मतलब जर्मनी हार गई। तो इसके बाद हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। फिर ये सब तो बात की बात हो गई। फिर 1945 में बोला जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। वो 3rd डिग्री बर्न की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो बट उनकी डेथ कंट्रोवर्सी है, कितनी सच्चाई है कितना नहीं, अब इसके बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। फिर एक्चुअली जब वो 1941 में जब वहाँ गए थे, वो अपने आप को डिस्गाइज करके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन बाद बर्लिन से उन्होंने रेडियो पे कहा कि मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस और मैं ज़िंदा हूँ। तो इंडिया में एक अलग खुशी की लहर हो गई कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, और वो अभी भी जो है हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो और यहाँ तक कि 1944 में 6 जुलाई को उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से कहा कि आज़ाद हिंद रेडियो से उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के रूप में एड्रेस किया। उस टाइम में जब फीमेल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने रेजिमेंट ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को बनाया, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को गठित किया, ऑर्गेनाइज किया, और उसकी हेड थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो उस टाइम में मतलब पूरे एशिया में ऐसा कुछ पहली बार था
क्योंकि उस टाइम फीमेल को मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और 4 जुलाई 1944 को उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेट पर्सन, एंड उन्होंने जब उनकी डेथ हुई थी 1945 में, उसके बाद 1946 में जब 1945 में जब युद्ध हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी से और ब्रिटिशर से जो युद्ध हुआ था, उसके बीच वॉर हुआ था। उसमें जो इंडियंस से जो जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, जो वॉर में पकड़े गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनके साथ मीन्स उन पे उन पे ट्रायल कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है उन पे ट्रायल कर रहे थे। इसकी वजह से जो नेवी थी, जो इंडियन आर्मी थी, वो पूरे तरीके से रिवोल्ट कर दी। और यहाँ तक कि जो नेवी शिप्स पे जो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो तक लगा दी गई थी। तो बहुत बुरी तरीके से रिवोल्ट किया गया। तो ब्रिटिशर्स के एकदम चकरा गए, क्या हो गया भाई, मतलब बहुत बुरी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उन्होंने फिर फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। और उसके बाद 1956 में जब इटली आए, इटली जो थे वो जब इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे वो इंग्लैंड के। तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की बहुत अहम भूमिका रही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। एक्चुअली ब्रिटिशर्स भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को एकदम से छुपा लेते थे, मतलब अंडरग्राउंड हो जाते थे, और फिर अचानक से आते थे। और सोचिए, एक्चुअली किसी कंट्री की पावर क्या होती है? मिलिट्री उसकी पावर होती है किसी भी कंट्री की। बट जब कोई कंट्री की मिलिट्री ही उसको मतलब रिवोल्ट कर दे, तो फिर आप समझ सकते हैं वो पूरी तरीके से वीक हो जाएगा। और यही कुछ हुआ था 1946 में। फिर ये सब कुछ तो हुआ ही, बट उनकी जो डेथ है उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही कि आखिर क्या हुआ। कुछ मतलब 1955 में शाहनवाज कमीशन बैठाया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो और 1970 में खोसला कमेटी का गठन किया गया। तो ये दोनों ही ऐसे ही ऊपर से जांच करके बस उन्होंने ये मान लिया कि ताइवान में जो प्लेन क्रैश हुआ था, 3rd डिग्री बर्न से उनकी डेथ हुई है। बट 1999 में मुखर्जी कमेटी का गठन हुआ, और जब काफ़ी इंस्पेक्शन हुआ, जांच पड़ताल हुआ, तो पता चला कि नहीं, उस दिन ऐसी कोई वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो एक्चुअल में क्या है कुछ पता नहीं है। कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने गुमनामी बाबा बहुत फेमस हुए थे उस समय, कि भगवान दस करके थे, गुमनामी बाबा से फेमस थे। तो उनके रूप में सुभाष चंद्र बोस थे। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया में वो आखिरी टाइम में लेबर कैंप में अपनी लाइफ को बिताए। बट आखिर रियलिटी क्या है किसी को कुछ नहीं पता है अभी, तो इसके बारे में कह नहीं सकते। बट उन्होंने जो हमें दिया है, उन्होंने जो हमें सीखने को दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम उस बेस पे चलते हैं तो हम मतलब इंडिया को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।